एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे अनवर इब्राहिम के बारे में, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के। मलेशिया में अभी काफ़ी ड्रामेटिक इलेक्शंस हुए हैं, तो देखते हैं इनके बारे में। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बाकी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। टेलीग्राम पे आपको मेरे सारे अपडेट्स फॉर ऑल द लेसन्स कि वो पाथ फाइंडर पे हो रहे हैं, लेट्स क्रैक पे हो रहे हैं, जहाँ पे भी आप आ सकते हैं। अब देखिए, मलेशिया के लॉन्ग टाइम ये अनवर इब्राहिम कौन है, उनके लॉन्ग टाइम ऑपोजिशन लीडर हैं, तो काफ़ी समय ऑपोजिशन में रहे। तो इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से इनकी पूरी, अगर आप देखेंगे, जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी रही। इससे पहले लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि आज स्पेशल क्लास में MCQ का टेस्ट है 5 बजे, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि 9 o'clock डाउन टू अर्थ भी है स्पेशल क्लास पे, और कल मेरा स्ट्रैटेजी सेशन भी रहेगा स्पेशल क्लास पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी सेशन कब है। तो प्रिपरेशन रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं 1-on-1 आंसर करूँगी, उसके आपके सारे जवाब दूंगी। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, सो लेट्स टॉक। बात करने से प्रिपरेशन प्रेशर कम हो जाता है। सो स्पेशल क्लास में ज़रूर आइए, कल हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अब देखिए, मलेशिया के बहुत पुराने ऑपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम, तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और वहाँ पे आपको पता है जिस तरह से किंग के सामने आपको शपथ लेनी पड़ती है कुआलालंपुर में, तो वो यहाँ पे पूरी सेरेमनी जो है कंप्लीट हुई। ड्रामेटिक यहाँ की इलेक्शंस को इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत समय बाद, इनफैक्ट इनके इंडिपेंडेंस के बाद 1957 में मलेशिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमेशा से जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे बनती थी वो मेजॉरिटी सीट्स ले लेती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी सीट्स नहीं ले पाई, और फिर यहाँ के जो राजा हैं उनको दखल अंदाजी करनी पड़ी, और पॉलिटिकल लीडर्स को समन किया कि भाई कोई फैसला लीजिए, जल्द से जल्द कोई फैसला लीजिए। तो तब यहाँ पे ये फैसला हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। 1990s में अनवर इब्राहिम जो है एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सामने आए थे, लेकिन आज 30 साल के बाद फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उससे पीछे इनको बहुत बार जेल भी हुई है। अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका देखेंगे तो इलेक्शंस 19 नवंबर को हुए। अनवर पाकिस्तान हरप्पन पार्टी, इनकी पाकिस्तान हरप्पन पार्टी है, जिसको सबसे ज़्यादा शेयर सीट्स का मिला, 82 सीट्स मिले, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 112 सीट्स की कमी थी, तभी मेजॉरिटी हो पाती। अब जितनी भी पार्टीज हैं उनके बीच में, कोई भी अलग अलग पार्टीज किसी भी देश में होती हैं, तो उनके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सिस्टम रुक गया था इलेक्शंस के बाद। अब हम अनवर इब्राहिम जी के बारे में भी जानते हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या क्या इन पे आज तक चार्जेस लगे हैं। बहुत पुराने लीडर हैं, क्योंकि मलेशिया के, इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था स्टूडेंट एक्टिविस्ट। ऐसे भी आप हमारे भी देश के बड़े बड़े लीडर्स देखेंगे, इंडिया में भी, तो बहुत से लीडर्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट यूनियन से अपना करियर शुरू करते हैं। तो ये भी एक ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे। फिर 1971 में मुस्लिम यूथ मूवमेंट मलेशिया में इन्होंने शुरू की, जिसको ABIM कहा जाता था माले में। और शुरू में अपने पॉलिटिकल करियर के इन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए, गरीबी हटाने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ जो मलेशिया में थे उसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए। इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता जा रहा था। तो उस समय जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे महाथीर मोहम्मद, उन्होंने इनको कन्विंस किया कि तुम ये छोटी पॉलिटिक्स छोड़ो, आप यूनाइटेड, ये जो रूलिंग पार्टी है यूनाइटेड माले नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UMNO पार्टी, इसको ज्वाइन करो। फिर इन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे ज्वाइन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 1990s में जब ये क्राइसिस आया, तो रिलेशनशिप जो वहाँ के प्रधानमंत्री महाथिर थे और इब्राहिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए, और फाइनली इनको पार्टी से निकाल दिया गया। करप्शन के चार्जेस इन पर लगे। सोडोमी को एक सेक्शुअल क्राइम वहाँ पे माना जाता है, तो ये चार्जेस उन पे लगे मलेशिया में, और उनको निकाल दिया गया। अगर BBC रिपोर्ट की माने तो फिर उन पे ये जो भी चार्जेस थे ये खत्म हो गए 2004 में। फिर अनवर फिर से पॉलिटिक्स में वापस आ गए, और फिर इन्होंने अपनी एक रिफॉर्मिस्ट पार्टी बनाई, और UMNO जो है वहाँ पे मेन पार्टी थी, 2013 के इलेक्शन में उसको हराया। लेकिन फिर से इन पे सोडोमी के चार्जेस लगे, और इनको 2015 में फिर से जेल हुई। अब ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं। ये रास्ता उनके साथ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मेजॉरिटी जो है कोई भी सीट इस बार नहीं ले पाया है। और मलेशिया
में काफ़ी इम्पैक्ट कोविड-19 का पड़ा था। तो अब उससे देश को बाहर निकालना है, पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी डिवाइडेड हैं, तो काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन इस टाइम मलेशिया की है। मलेशिया के जो सिटीजन्स हैं, वो चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट जो आए वो करप्शन के खिलाफ एड्रेस करे, करप्शन को रोके, डेमोक्रेटिक राइट्स को डिफेंड करे, की इंस्टीट्यूशंस जो देश के हैं उनको इंडिपेंडेंस दे, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया। तो देखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट कितना काम कर पाएगी, क्योंकि मलेशिया देखिए किस तरह का देश है, मल्टी एथनिक है, अलग अलग लोग यहाँ पे किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की, एथनिक मले मुस्लिम्स भी हैं, चाइनीज़ और इंडियन ओरिजिन के लोग भी और इंडिजिनियस कम्युनिटी के लोग भी मलेशिया में रहते हैं। हम भारत के रिश्ते ओवरव्यू में आपको यहाँ पे थोड़ा सा मलेशिया के साथ बताऊंगी। तो हमारे मलेशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो 1957 में इस्टेब्लिश हुए थे, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मलेशिया के साथ इंडिया का रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रेंडशिप भी थी प्राइम मिनिस्टर नेहरू और तुंकू अब्दुल रहमान पुत्र के बीच में। इंडिया मलेशिया अगर आप देखेंगे क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल रिलेशंस हमको दोनों देशों को दिखते हैं। काफ़ी गुडविल भी है वहाँ के लोगों के मन में भारतीयों के लिए। और हमारे थर्ड लार्जेस्ट PIO पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड में जो है वो मलेशिया में है, थर्ड लार्जेस्ट। इंडिया और मलेशिया काफ़ी एंगेजमेंट्स भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हैं, इकोनॉमिक लेवल पे हैं, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर सेक्टर में हमारे रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप मलेशिया के साथ अच्छे हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2010 में, तो तब इन्होंने माना था कि हम मलेशिया के साथ दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट जो 2015 में हुआ, उसमें जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी उसको एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप दे दिया गया। कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं जिनको दोनों देशों के बीच में इस्टेब्लिश किया गया, जो आप देख सकते हैं स्लाइड पे। जॉइंट कमीशन मीटिंग, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, इंडिया मलेशिया डिफेंस कोऑपरेटिंग मीटिंग, इंडिया मलेशिया CEOs फोरम। तो आप देख सकते हो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। ट्रेड की बात करें तो हम मलेशिया से पाम ऑयल एक्सपोर्ट वो हमको करता है, हम इंपोर्ट करते हैं मिनरल फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। और इंडिया मलेशिया को क्या बेचता है? ट्रांसपोर्ट मशीनरी, फूड आइटम्स, मीट, फूड आइटम्स लाइक मीट, नॉन बासमती राइस, शुगर, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन्होंने बोला मलेशिया 24th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। तो मलेशिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में यूजुअली किन सेक्टर्स की तरफ है? इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में। और बिटवीन अप्रैल 2000 मार्च 2019 FDI इनफ्लो मलेशिया से $932.29 मिलियन था। दैट मीन्स 0.22% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो मलेशिया से आ रहा था। सो ये डिटेल्स आपको मलेशिया के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी प्राइजेस इस बार कम हुए हैं, बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको क्या चाहिए? बहुत सब्सक्रिप्शंस में आप देखेंगे बिगेस्ट ड्रॉप एवर आपको नज़र आएगा। 6 मंथ्स का बैच शुरू हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स को अब 6 महीने बचे हैं। आप मेरा कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, आई विल गाइड यू कि आपको कैसे पढ़ना है। रफ्तार एक्सेलरेट बैच शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से। ये एक इंग्लिश में है और एक बायलिंगुअल है। अगेन आप मेरा कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मेरे कोड पे आपको मिलेंगे। 0% EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस है, एंड ये गेमिंग टाइप नॉलेज बढ़ाने की आपके हमने ऐड किया है। होप यू आर प्लेइंग एंड लर्निंग। और ये डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन को भी ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।